डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतन्नी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुतन्नी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1960 तक आंध्र प्रदेश में था। वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। उनका जन्म स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। राधाकृष्णन के पुरखे पहले कभी सरोपल्ली नामक ग्राम सभा में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुतनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे और उनके पिता का नाम सरोपल्ली वीरास मियाह और माता का नाम सीताम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। वीरास्वामी के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। राधाकृष्णन का स्थान इन संतानों में दूसरा था। उनके पिता काफ़ी कठिनाई के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इस कारण बालक राधाकृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से मेधावी थे। राधाकृष्णन ने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने 1905 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के आधार पर मिली। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में वे प्राध्यापक भी रहे। राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही विवाह संपन्न हो जाता था और राधाकृष्णन भी उसके अपवाद नहीं रहे। 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह शिवा कामू नामक कन्या के साथ संपन्न हुआ। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। अतः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ किया। यद्यपि उनकी पत्नी शिवा कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। वह अंग्रेजी भाषा भी लिख पढ़ सकती थी। 1907 में उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सुमित्रा रखा। शादी के 6 साल बाद 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण की। उनका विषय था दर्शन शास्त्र। उच्च अध्ययन के दौरान वह अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। 1908 में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक शोध लेख भी लिखा। उस समय उनकी आयु मात्र 20 साल की थी। इससे शास्त्रों के प्रति उनके ज्ञान पिपासा बढ़ी और शीघ्र ही उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का भी रुचिपूर्वक अध्ययन किया। राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों
और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। वह जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले स्वयं उसका अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वह अपनी जीवन शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। इसलिए इनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1909 में 21 वर्ष की उम्र में डॉक्टर राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ठ व्याख्याता के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। यह उनका परम सौभाग्य था कि उनको अपनी प्रकृति के अनुकूल आजीविका प्राप्त हुई थी। यहाँ उन्होंने 7 साल तक न केवल अध्यापन कार्य किया बल्कि भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उन दिनों व्याख्याता के लिए यह आवश्यक था कि अध्यापन हेतु वह शिक्षण का प्रशिक्षण भी प्राप्त करे। इसी कारण 1910 में राधाकृष्णन ने शिक्षण का प्रशिक्षण मद्रास में लेना आरंभ किया। इस समय उनका वेतन मात्र 37 रुपये था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सन 1931 से सन 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्य किया और सन 1939 से 48 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे और 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया इनको, और वे 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। इसी समय वे कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस जन यह चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाएं। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन के संभाषण एवं व्यक्तित्व प्रतिभा का उपयोग 14 और 15 अगस्त 1947 की रात्रि को उस समय किया जाए जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को यह निर्देश दिया गया कि वे अपना संबोधन रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें। क्यों? उसके पश्चात ही नेहरू जी के नेतृत्व में संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी। डॉक्टर साहब ने ऐसा ही किया। ठीक रात्रि 12 बजे अपने संबोधन को विराम दिया। पंडित नेहरू और राधाकृष्णन के अलावा किसी अन्य को इसकी जानकारी नहीं थी और आज़ादी के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वह मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें, और इस प्रकार विजयलक्ष्मी पंडित का इन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया। पंडित नेहरू के इस चयन पर कई व्यक्तियों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक दर्शन शास्त्री को राजनयिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया। उन्हें यह संदेश था कि डॉक्टर राधाकृष्णन को जो योग्यताएं सौंपी गई जिम्मेदारियों के अनुकूल नहीं है। लेकिन बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनयिकों में वे सबसे बेहतर थे। वे एक गैर परंपरावादी राजनयिक थे। जो मंत्रणाएं देर रात्रि होती थी वे उनमें रात्रि 10 बजे तक ही भाग लेते थे, क्योंकि उसके बाद उनके शयन का समय हो जाता। और राधाकृष्णन एक शिक्षक थे, तब भी वे नियमों के दायरों में नहीं बंधे थे। कक्षा में वह 20 मिनट देरी से आते थे और 10 मिनट पूर्व चले जाते थे। उनका कहना था कि कक्षा में उन्हें जो व्याख्यान देना होता है वह 20 मिनट के पर्याप्त समय में संपन्न हो जाता था। उसके उपरांत वह विद्यार्थियों के प्रिय एवं आदरणीय शिक्षक बने रहे। 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया। नेहरू जी ने इस पद हेतु राधाकृष्णन का चयन करके पुनः लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि उस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिज्ञ का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला।
सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू का चयन सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति सभी राजनीतिज्ञों को प्रभावित करता है। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य व्यवहार के लिए काफ़ी सराहा। इनकी सदाशयता, दृढ़ता और विनोदी स्वभाव लोग आज भी याद करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाता है। जब वो उपराष्ट्रपति बन गए थे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक और शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से लेकर 1962 तक और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में 13 मई 1952 से लेकर के 12 मई 1962 तक इन्होंने कार्य किया और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक इन्होंने कार्य किया। 17 अप्रैल 1975 को इनका देहावसान हो गया।